गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल आप लोगों को हमने बताया था क्लास 9th को कि आज हम पढ़ेंगे दो बैलों की कथा। ठीक है ना। ये मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है, उनकी लिखित रचना है। मतलब इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं और इसमें ये बताया गया है कि दो बैलों की कथा वैसे तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जानवरों में सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन किसको समझा जाता है? गधे को समझा जाता है ना। तो गधे को लोग कह देते हैं कि बिल्कुल ये एक नंबर का बेवकूफ़ है। और किसी भी जो बेवकूफ़ आदमी होता है उसकी तुलना हम किससे करते हैं? गधे से करते हैं। ठीक है ना। क्योंकि वो जबकि होता क्या है, गधा बहुत ही सीधा जानवर होता है ना। भाई सिंघनी भी अपना रूप धारण कर लेती है, कुत्ता भी एक गरीब जानवर के रूप में आता है लेकिन उसे भी क्रोध आ जाता है, पर गधे को कभी भी क्रोध नहीं आता। जितना चाहो गरीब को मारो, खराब सड़ी हुई घास उसके सामने डाल दो, पर उसके चेहरे में कभी असंतोष नहीं होता। कभी कभार ना कहो खुश हो जाता हो, बाकी उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। मतलब वो सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में नहीं बदलता। ऋषियों मुनियों के जितने गुण होते हैं वो सब उसमें पराकाष्ठा में पहुंच गए हैं। ऋषि मुनि के गुण होते हैं कि किसी से कोई मतलब नहीं, किसी भी दशा में, हर दशा में एक सा रहना, है ना। वो चीज़ किस में पाई जाती है? गधे में। पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। गधे को क्या मानता है? कि वो गधा है, बेवकूफ़ है। जबकि वो जी तोड़, मतलब जितना भी हो वो जी तोड़ करके हमारे लिए काम करता है। ईंट ढोना, पत्थर ढोना, हर तरह से काम करके फिर भी अपने जीवन में आदर्श बनाए रहता है। ठीक है ना। अब गधे का ही एक छोटा भाई और है, उससे भी कम गधा है, वह है बैल। अब बैल का भी गधे जैसा ही होता है बैल। क्यों? बैल का उपयोग हम हल जोतने में भी करते हैं पर उसको हम बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे। हमारा विचार ऐसा है कि बैल कभी मारता है, कभी अड़ियल होता है, कभी अपनी रीतियों के अनुसार कार्य करता है, पर उसमें असंतोष कभी नहीं होता। ठीक है ना। अब इसमें आप लोगों को जो दो बैलों की कथा, एक झूरी नामक काछी रहता है, किसान रहता है, उसके पास दो बैल होते हैं, हीरा और मोती। दोनों कहाँ के होते हैं? पश्चिमी सभ्यता के, पश्चिमी जात के, पछाई जाति के हैं। ठीक है ना, पश्चिम देश के हैं। देखने में वो बहुत सुंदर हैं, अच्छे लंबे चौड़े ऊंचे दिखाई देते हैं और उनमें भाईचारा आपस में बहुत है। भाईचारा मीन्स दोनों में आपस में, हीरा मोती में बहुत स्नेह था। एक दूसरे को देख करके वो मूक भाषा में, मतलब मौन रहकर भी, चुप रहकर भी एक दूसरे को देख करके मन ही मन में बात कर लिया करते थे, एक दूसरे की बात को समझ लेते थे। फिर अपने दुख भी प्रकट कर लेते थे, कभी एक दूसरे को चाट कर, कभी सूंघ कर, ऐसे करके वो अपना एक आत्मीय भाव, स्नेह भी दिखाते थे। दोनों आपस में बहुत स्नेह करते थे। अगर उनके ऊपर हल जोत दिया जाए तो वो उसमें भी गर्दन हिला करके आगे बिना किसी मतलब विरोध के हल में जो दोनों खेत जोतने के लिए तैयार हो जाते थे। ठीक है ना। कितना भी उन पर बोझ लाद दिया जाए उसे भी वो खुशी खुशी अपने मालिक के लिए ईमानदार होते थे। कहते हैं ना, बिल्कुल बैल की तरह काम करना, माने अत्यधिक मेहनती। तो दोनों उसमें भी जुट जाते थे और ज़्यादा से ज़्यादा बोझ उनकी गर्दन पर रख दिया जाता था। पर जब वो शाम के समय दोनों खोलते तो एक दूसरे को चाट कर सूंघ करके अपनी थकान मिटा लेते थे। ठीक है ना। और अगर खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों उठते तो साथ उठते, मुंह में नांद में मुंह डालते तो दोनों साथ ही डालते। अगर एक ने मुंह हटा लिया तो दूसरा भी उसको भोजन को नहीं करता था। एक दिन संयोग की बात यह है कि एक बार झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम कि क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे मालिक ने हमें बेच दिया है। अपना यूँ बेचा जाना उन्हें अच्छा ना लगा। या अब कोई भी
किसी भी व्यक्ति को जब अपने घर से हम दूसरे के घर जाते हैं तो उसके अनुसार हमें चलना पड़ता है ना, कि हम अपने घर में तो स्वतंत्र हैं कि जब चाहे मन आया हम सो गए, जब मन आया हमने खा लिया, जब मन आया तो खेल लिया। लेकिन दूसरे के घर में तो हमारे पास ऐसी स्वतंत्रता नहीं होती। जैसे हमको मान लीजिए कि हम अपने आप लोग अपने मामा या नाना के यहाँ जाते हैं और वहाँ मान लीजिए सुबह सब 7 बजे सब ने नाश्ता कर लिया, सब सुबह 4 बजे उठ के स्नान कर लेते हैं, तो वहाँ फिर आपको उनके अनुरूप ढलना होगा, है ना। तो ऐसे ही जब ये जूरी ने अपने बैलों को वहाँ भेज दिया तो दूसरे के घर जा कर के उनको पहले तो ऐसा महसूस हुआ कि मुझको इसने बेच दिया है। पर वहाँ जैसे ही दूसरे के घर पहुँचे और उनको ले जाते गोई कौन था, उसका साला था, तो उसको दोनों बैलों को ले जाते उसके पसीने छूट गए। कभी उसको सींग मारते, कभी रस्सी खींच लेते, कभी हुंकारते। अब ईश्वर ने उन्हें वाणी नहीं दी थी कि वह पूछ सके कि हमें घर से तुम क्यों निकाल रहे हो, हमने तुम्हारी सेवा में कोई कसर रखी है, जितनी भी मेहनत चाहे तुम करा लो, लेकिन हमें दूसरे के घर मत भेजो। ऐसा वो मन ही मन सोच रहे थे कि हमने तो कभी दाने पानी की भी शिकायत नहीं की कि मुझे पर्याप्त भोजन नहीं मिला, हम दिन दिन भर भूखे रहने को तैयार हैं, लेकिन ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहे हो। मुझे नया घर, नया गांव, नए आदमी अपने नहीं लगते हैं, वो बेगानों से लगते हैं। जानवर भी जानता है कि अगर कोई हमसे स्नेह कर रहा है तो पशु पक्षी जानवर भी हमसे उतना ही स्नेह करते हैं बदले में, और उनको भी हमसे जितनी हमें उनसे आत्मीयता होती है वैसे ही उन्हें भी हमसे आत्मीयता हो जाती है, ठीक है ना। अब दोनों मूक भाषा में मतलब चुपचाप रह करके दोनों बैल आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को देख करके तिरछी निगाह से आपस में बातचीत कर रहे हैं कि मतलब उन्होंने बातचीत क्या, इशारा किया कि जैसे ही गांव में सोता पड़ जाए, जैसे गांव के लोग सो जाएं तो हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे, है ना, जोर मारकर पहाड़े तोड़ा डालेंगे और घर की तरफ चल देंगे। मतलब जैसे ही गोई ने ला करके अपने घर में बांधा, इन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था, इनका मन नहीं लग रहा था, और इनने कहा कि अब हम यहाँ से तोड़ करके भाग जाएंगे। और दूनी शक्ति के साथ एक झटके से दोनों ने झटके से रस्सियाँ खींची, रस्सियाँ उनके गले से टूट गईं और वो कहाँ पहुँच गए, जा कर के अपने पुरानी जगह पर झूरी के घर, जो किसान उसे पाल रखा था, वहाँ पहुँच गए, ठीक है ना। झूरी जब सुबह उठ कर के देखता है तो उसने देखा दोनों बैल मेरे घर पर घर के सामने चरनी पर, मतलब जहाँ वो चारा चरते थे वहाँ खड़े हैं। दोनों के गर्दन में क्या है, आधा आधा आधी आधी गराव मीन्स रस्सी लटकी हुई है, ठीक है ना। और पाँव में दोनों पैर उसके क्या है, कीचड़ से भरे हुए हैं। आँखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है, और आँखों में, जानवर को भी कभी आप ध्यान से देखिए तो कभी गुस्सा होता है तो गुस्से के साथ देखता है, लेकिन विद्रोह में मतलब गुस्सा भी था और स्नेह भी था कि हमको यहाँ से तुमने क्यों भगाया। झूरी बैलों को देख करके स्नेह से गदगद हो गया। उसको अपने बैलों को जब वहाँ से देखा तो बहुत खुशी से झूम उठा। ऐसे ही कभी आप कुत्ता पालिए और अगर आप उस जगह से कहीं चले जाओ तो कुत्ते भी बहुत दूर तक हमारे साथ पीछे पीछे चले जाते हैं, इतना स्नेही जानवर भी होते हैं ना। तो झूरी को बैलों को देख करके बहुत मतलब खुशी हुई, स्नेह हुआ कि अरे देखो, मतलब मुझे छोड़ करके मेरे बैल नहीं रह सकते हैं। और वो दौड़ करके उन्हें उसने गले लगा लिया, चुंबन करने लगा। यह दृश्य बहुत ही मनोहर था, बहुत ही अच्छा लगने लगा यह देख करके। घर और गांव के लड़के जमा हो गए, तालियां बजा बजा कर सब ने उनका स्वागत किया। गांव के इतिहास में यह अभूतपूर्व घटना न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। अभूतपूर्व घटना नहीं थी कोई, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण थी, लोगों को बड़ा अच्छा लगा। बाल सभा में निश्चय किया कि दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। बाल सभा मतलब बच्चों ने जो अपना आपस में निश्चय किया कि ये तो बड़ी बहादुरी का काम किए, वहाँ से भाग आए, तो इन्हें अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़ चोकर, कोई भूसी, ऐसे करके सबने बैलों को खिलाना शुरू किया। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। दूसरे बच्चे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, उस जन्म के आदमी हैं,
इंसान है जो इससे इतना लगाव रख रहे हैं ना, तो इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस ना हुआ। आपस में इनमें कोई भी वाद विवाद नहीं कर सका। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, क्योंकि झूरी जो किसान था वो बैलों से बहुत स्नेह करता था, किंतु उसकी इस जो पत्नी थी वो उनसे स्नेह नहीं करती थी। और उसने जैसे ही देखा, उसको क्या हुआ, बहुत गुस्सा आ गया। बैलों को दरवाजे पर देख करके वह गुस्से से जल उठी। बोली, नमक हराम बैल हैं कि एक दिन काम ना किया और भाग खड़े हुए। मतलब ऐसे बैल हैं कि वहाँ जा कर के, मेरे मायके में गए तो वहाँ जा कर के इन बैलों ने एक भी दिन हल नहीं जोता, कोई भी काम नहीं किया, फिर भाग आए। झूरी अपने बैलों का आक्षेप न सुन सका और झूरी को ये बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि जब उसकी पत्नी ने कहा कि नमक हराम है, नमक हराम समझते हो, गद्दार है, मतलब ईमानदार व्यक्ति जो नहीं होता उसको कहते हैं नमक हराम। मतलब दाना ना दिया होगा, चारा दाना ना दिया होगा तो क्या करते। अब उसके किसान ने कहा, झूरी ने, कि अगर उसको मान लो वहाँ इन लोगों को चारा और दाना नहीं दिया होगा तो क्या करते, चले आए। स्त्री ने रोब के साथ कहा, रोब माने रुतवा दिखा करके कहा, क्योंकि उसके मायके में गए हुए थे। तो उसने कहा, तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो और सभी पानी पिला कर रखते, मतलब मेरे घर में क्या उनको खाना नहीं मिलेगा, तुम ही भर जानते हो। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते। स्त्री चिढ़ गई, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं हैं। अब मतलब वो बैलों को सहलाता था, उनसे बातें करता था और प्यार के साथ अपने खेत पर ले जाता था। तो ये बात पत्नी चिढ़ कर के बोलती है कि तुम्हारे जैसे वो लोग बेवकूफ़ नहीं हैं जो उनको सहलाते घूमते, वे रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर और दोनों निकले, मतलब वो लोग तो खूब उनसे हल जुतवाते। पहले हल चला करते थे, हल और बैलों से खेती होती थी, अब उसका स्वरूप बदल गया और ट्रैक्टर से हमारे यहाँ खुद जुताई बुवाई होने लगी है ना। तो ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है। वो गुस्से के मारे क्रोधित होकर के बोली कि अब देखती हूँ कि कहाँ से इन्हें खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ भी नहीं दूंगी इनको, खाएं चाहे मर जाएं। वही हुआ। मजूर में कड़ी ताकीद कर दी, बैलों को खाली सूखा भूसा दिया गया। बैलों ने मतलब उन्होंने जहाँ उनका सामान रखा रहता था, खली चुनी वगैरह, वहाँ ताला बंद कर दिया। अब बैलों ने नांद में सूखा भूसा तो उनके खाने की आदत नहीं थी, तो उन्होंने नांद में मुंह भी नहीं डाला, फीका फीका उनसे खाया ही नहीं गया खाना, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस, क्या खाएं। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे, वो दरवाजे की तरफ देखने लगे। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देते हो। मजदूर से उसने झूरी ने कहा, थोड़ी खली डाल दो, मालकिन मुझे मार ही डालेंगी। चुरा कर डाला, तो उसने जवाब दिया झूरी ने कि चुरा करके लाके उनके उसमें डाल दो। ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे, अगर मैंने ऐसा कर दिया तो पीछे फिर बाद में तुम भी ऐसे ही कहने लगोगे। दूसरी दिन झूरी का जो साला था, किसान का साला, फिर आ गया। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में, मतलब हल में ही बांध लिया सीधे। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई से गिराना चाहा, बांध के ले जाने लगा, क्योंकि उसे खेत जोतने थे और वो हल में बांध करके उनको ले गया। तब हीरा ने संभाल लिया, वह ज़्यादा सहनशील था। मतलब 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में, मोती जो था थोड़ा चंचल था, तो उसने सोचा कि इसको सड़क से खाई की ओर गिरा देते हैं, पर हीरा ने उसे संभाल लिया, वह सहनशील था। शाम के समय पहुंच करके उसने दोनों को मोटी मोटी रस्सियों से, अब शाम होते ही वो कहाँ पहुंच गए, उसके झूरी के ससुराल पहुंच गए फिर से, और उसने जाकर के उनको दोनों को मोटी मोटी रस्सियों से बांध दिया और बोला कि जैसे कल शरारत की थी, आज देखते हैं, आज तुम्हें मजा चखाते हैं। एक सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को मतलब जो बगल में वहीं पे उसके बैल बंधे हुए थे उनको खली चुनी वगैरह सब डाला और इन बैलों को सूखा भूसा दे दिया। क्यों? क्रोध के मारे। दोनों बैलों का ऐसा अपमान, अब उन्हें अपमान महसूस हुआ, तो झूरी उन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था।
उसकी अब उसे लगा कि मेरा जो मालिक था वो तो मुझे फूल की छड़ी से भी, मतलब फूल से भी मुझे नहीं मारता था, और ये मुझे छड़ी से पिटाई करता है। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते। यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही। उसे सूखा भूसा मिला। नान की तरफ आंखें तक न उठाईं। उन्होंने सूखा भूसा देख करके नान की तरफ आंख तक उठा करके भोजन नहीं देखा। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, और इन पर दोनों ने जैसे पाँव ना उठाने की कसम खा ली थी। दोनों को जैसे ही हल पर जोतना शुरू किया, उन्होंने पाँव ना उठाने की, मतलब आगे बढ़े ही नहीं दोनों बैल। वह मारते मारते थक गया। दोनों बैलों को वो पीटता रहा लगातार, और वो थक गया, पर दोनों ने अपने पाँव आगे नहीं बढ़ाए। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए, तो मोती का गुस्सा काबू से बाहर हो गया और हल लेकर भाग गया। जैसे ही उसने हीरा मोती दो बैल थे, हीरे को उसने नाक पे डंडे मारना शुरू किया, तो मोती गुस्से से उस व्याकुल हो गया। उसका गुस्सा बाहर निकल आया और हल लेकर के वह भाग गया, तेजी से भाग निकला। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट कर बराबर हो गए। गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ ना होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते। अब बड़ी बड़ी रस्सियाँ लटक रही थी, इसलिए दोनों पकड़ में भी आ गए। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। आपस में दोनों ने बातें की कि अब इस समय भागना यहाँ से बेकार है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ले ली थी, अब की इसे बड़ी मार पड़ेगी। अब अगर हम लोग भागेंगे तो हम लोगों को मार बहुत पड़ेगी। पढ़ने दो। वो तो चिढ़ चुका था, तो उसने कहा, पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ बचेंगे। गया दो आदमियों के साथ दौड़कर आ रहा है। दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूँ, कुछ मजा चखा दूँ। लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। अगर मुझे मारता है तो मैं भी फिर इन्हें गिरा ही दूंगा। नहीं, हमारी जाति धर्म यह नहीं है। दोनों ने आपस में कहा कि यह जाति धर्म नहीं है कि हम उस मार का बदला मार दें। कोई हमसे ईर्ष्या करे तो हम भी ईर्ष्या करें। वो जानवर जरूर थे, लेकिन बहुत अधिक समझदार थे, बहुत सहनशील थे। मोती दिल से ऐंठ कर रह गया, मतलब मन ही मन कसमसा कर रह गया। आगे पहुंचा तो दोनों को पकड़ करके चलकर उसे चला करके कुशल हुई कि उसने वक्त मार पीट न सकी। मोती भी पलट पड़ता, उसने तेवर देखकर गया और सहायक समझ गए कि वक्त टाला नहीं जा सकता, हलाहल मसलहत में है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। फिर से उन्हें बांध दिया गया और सूखा भूसा डाल दिया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग जब भोजन करने लगे तो उस वक्त उसकी एक छोटी सी लड़की थी जो 2 रोटियां लेकर के निकली। दोनों के मुंह में एक एक रोटी चली गई। एक रोटी से इसकी भूख तो क्या शांत होगी, पर दोनों के हृदय में मानो भोजन मिल गया। उनको इतनी खुशी हुई कि किसी ने आज मुझे भोजन दिया है। यहाँ भी कोई सज्जन व्यक्ति रहता है, सज्जन का वास है। लड़की भैरव की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए वह बैलों से एक प्रकार की आत्मीयता उसे हो गई थी। क्यों हो गई थी कि उसकी माँ मर चुकी थी और सौतेली माँ उस बच्ची की पिटाई करती थी, इसलिए बैलों से उसे एक प्रकार की, भाई बैलों की भी पिटाई हो रही थी, दूसरे के घर में आए थे, और उसको भी सौतेली माँ पीटती थी, इसलिए उसे बैलों से बहुत अधिक लगाव हो गया था, आत्मीयता हो गई थी कि हम लोगों को कोई समझ नहीं सकता। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और शाम को थान पर बांध दे देते। रात को वही बालिका आती और 2 रोटियां उन्हें खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद को की यह बरकत थी कि वे दो गाल सूखा भूसा खा करके दोनों दुर्बल न होते, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। अंदर ही अंदर उनके अंदर बहुत क्रोध भर गया था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में, मतलब इशारे में, हीरा को कहा कि अब सहा नहीं जाता, क्या करना चाहता है? एक आध को सींगों से उठाकर फेंक दूंगा। आपस में दोनों बात करने लगी कि एक को सींग से उठा करके फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें 2 रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ ना हो जाए। उसने सोचा अगर मालिक को मार डालेंगे तो इसकी बच्ची तो हम लोगों के प्रति आत्मीयता दिखाती है, हमें रोटी खिलाने आती है, और अगर हम उसको मार देंगे तो बच्ची क्या होगी, अनाथ हो जाएगी।
तो मालकिन को ना फेंक दूंगी, वहीं तो उस लड़की को मारती है। उन्होंने कहा फिर ऐसा करेंगे, मालकिन को ही फेंक देंगे, क्योंकि वही लड़की की पिटाई करती है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना था, वह यह भूल जाते। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते हो, बताओ तोड़ाकर भाग चलें। फिर आपस में उन्होंने बात की कि क्या फिर क्या करें, बताओ यहाँ से रस्सी तोड़कर हम लोग भाग चलें। इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा थोड़ा चबा लें, फिर एक झटके में हमारी रस्सी टूट जाएगी। कई बार आप लोगों ने देखा जानवर रस्सी से अपने मुंह से रस्सियाँ चबाते रहते हैं, क्योंकि जब चबाते चबाते रस्सी पतली हो जाएगी, उनके दांत बहुत पैने होते हैं, तो वो टूट जाएगी। रात को जब बालिका रोटी खिलाकर चली गई तो दोनों रस्सियाँ चबाने लगे, और मोटी रस्सी मुंह में ना आती थी, बेचारे बार बार जोर लगा कर के रह जाते थे। एक दिन अचानक घर का दरवाज़ा खुला, वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे, मतलब गर्दन नीचे करके उनका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूँछें खड़ी हो गईं, स्नेह दिखाने लगे हैं ना उस बच्ची पे। उसने उसके माथे सहलाए और बोली खोल देती हूँ। बच्ची को दया आ गई, उसने माथा सहलाया और उसने कहा कि खोल देती हूँ, मतलब ये अत्याचार देख रही थी बच्ची, तो उसने कहा मैं तुम्हें खोल देती हूँ, चुपके से तुम भाग जाओ, नहीं तो यहाँ के लोग तुम्हें मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही थी कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। नाथ माने जो ये बैल जोते जाते हैं हल से, तो ये बैल भागे ना, रस्सियाँ ना काटें, तोड़े ना, तो इनकी नाक में से रस्सी बांध दी जाती है, उसको नकेल कहते हैं, ठीक है ना। उसने गराव खोल दिया, मतलब रस्सा खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े हो गए। मोती ने अपनी भाषा में पूछा अब चलते क्यों नहीं हो। आपस में दोनों बैल बात करने लगे कि अब चलते क्यों नहीं हो। हीरा ने कहा चलें तो, लेकिन कल इस अनाथ की आफत आ जाएगी, मतलब कल इस बच्ची की आफत आ जाएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे, सब सोचेंगे इसी बच्ची ने खोल दिया है। सहसा बालिका चिल्लाई, अचानक बालिका चिल्ला पड़ी, दोनों फूफा वाले बैल भाग जा रहे हैं, ओ दादा ओ, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। उसने कहा बच्ची ने कि जो फूफा के यहाँ से लाए थे वो दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। जबकि खोला किसने था, आत्मीयता से उस बच्ची ने ही खोला था। गया हड़बड़ा करके भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चल दिया। दोनों भागे, गया ने पीछा किया और भी तेज हुआ। गया शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमी भी वहां इकट्ठे हो गए, आदमियों को भी साथ लेके उसने वह चल दिया। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते दौड़ते वहां तक मार्ग का ज्ञान नहीं रहा, जिस परिचित मार्ग से वो वहां आए थे उसका वहां उसे पता भी न था। नए नए गांव मिलने लगे, तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर के सोचने लगे अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा मालूम होता है राह भूल गए हम, ऐसा लग रहा है कि हम लोग रास्ता भूल गए हैं, तुम भी बताओ। अब हम लोग जो बेतहाशा भाग रहे हैं वहीं उसे मार गिराना था। उन्होंने कहा जो बुरी तरह से भाग रहे हैं उनको यहीं डंडे मार के गिरा दो। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़कर, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें भाई, उसने अपना धर्म छोड़ दिया, उसने अपना कार्य किया, लेकिन हम ऐसे बैल कहने लगे कि हम आपस में ऐसा नहीं कर सकते हैं कि उसे हम मार करके गिरा दें। दोनों भी भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत मटर का खेत पड़ा और उन्होंने वो उसी पर चरने लगे। सह कर रहकर आहट ले लेते थे, इधर उधर कान खड़े कर लेते थे कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा। जब पेट भर गया तो दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया, मतलब उन्हें लगा कि अब हम स्वतंत्र हो गए हैं, तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग हिलाई, क्या अच्छा पेट भर गया, और एक दूसरे को ठेलने लगे, माने धक्का देने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हो रहा है, तो वह किनारे हट गया, ठीक है ना। अरे यह क्या हुआ, कोई सांड डौंकता चला आ रहा है, हाँ सांड ही है। अब बड़ी बड़ी वो करते, डौंकना मीन्स कि हुंकार भरते हुए वह चला आ रहा था। दोनों मित्र बगले झांक रहे थे। सांड पूरा हाथी है, उसने भिड़ना जान से हाथ धोना, बहुत लंबे चौड़े थे तो सब कहे कि वो तो बिल्कुल हाथी की तरह दिखता है, उससे अगर भिड़ेंगे तो खुद को नुकसान होगा, लेकिन ना भिड़ने पर भी जान बचती नहीं।
नजर आई। इसी इसी तरह से इतनी भयंकर सूरत, मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा कि अपने घमंड में भूला हुआ है। आरजू विनती न सुनेगा। भाग क्यों न चलें? अब तो हम लोग भाग रहे हैं, तो भागते चलो। अगर ये हम लोगों को पा गया तो बहुत बुरी तरह पीटेगा और कोई भी हमारी विनती वो नहीं सुनेगा। भागना कायरता है तो फिर यहीं मरो। उसने कहा कि भागना तो कायरता है तो यहीं मरो, और जो दौड़ाए। तो फिर उपाय सोचो जल्दी से। उपाय यही है कि हम दोनों जन एक साथ चोट करें। जैसे आगे से रगेदता हूँ, तुम पीछे से रगेदो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे, बगल से उसने पेट में सींग घुसेड़ देना जान जोखिम है। पर दूसरा उपाय नहीं था। दोनों मित्र जान हथेलियों में लेकर के लपके। सांड को भी सुसंगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा न था। मतलब उनको भी ताकतवर आदमी से लड़ने की अभी तक का कोई तजुर्बा नहीं था। उनने कभी अब तक किसी को ऐसे मारा नहीं था। वह तो एक शत्रु है, मल्लयुद्ध करने का आदी था। अब वो तो मल्लयुद्ध जानता था। ज्यों ही हीरा झपटा, हीरे ने उस पर आगे उसकी ओर बढ़ा तो मोती ने पीछे से दौड़ाया। अब एक ने पीछे से दौड़ा दिया। सांड उसी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा, और सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा लें, पर दोनों उस्ताद थे, दोनों भाग निकले। उसे वह अवसर न देते थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला। उसने सोचा अब आज इसे मार ही डालता हूँ, और बगल में आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर के पीछे घूमा तो हीरा ने दूसरे पहलू से भी सींग चुभा दी। आखिर बेचारा जख्मी हो गया। अब वो भागते भागते जख्मी हो गया और भागा। दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर के गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे क्या किया, छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जा रहे थे, दोनों कि हम जीत गए, है ना। खुश होकर के दोनों आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा कि मेरा जो तो जी चाहता है कि बच्चा को, मतलब अपनी संकेत करते हुए उसने कहा कि मेरा तो जी चाह रहा है कि इस बच्चे को जो है ना अभी मार डालूं। ठीक है, ओके बच्चे, ये चैप्टर बहुत बड़ा है तो अपन बाकी का डिटेल कल पढ़ते हैं। ठीक, ओके।